नमस्कार दोस्तों। इससे पहले जो हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदूषण का एक टॉपिक था वायु प्रदूषण। अब उसी वायु प्रदूषण में हम कुछ गैसें पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और उन गैसों ने आने वाले समय में या पिछले बीते समय में किस प्रकार से हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और जिनके क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बन सकते हैं। आइए जानते हैं। आपको याद होगा 1984 का समय है, एक सेकेंड, भोपाल गैस त्रासदी। यानी 1984 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ था, सभी को पता है। एक गैस जो इतनी खतरनाक तरीके से फैली कि भोपाल में जो है त्रासदी मच गई। उस घटना को हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। और आप ये मान के चलिए कि उस गैस के द्वारा लगभग काफ़ी 15,000 से ज़्यादा लोग जो है मर गए थे। तो उस गैस का नाम क्या था, ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 1984 की बात है। 3 दिसंबर 1984 की बात है और गैस थी MIC, यानी गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस की वजह से लाखों लोग जो है प्रभावित हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे। ये विस्फोट हुआ था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, एक कंपनी थी। ये कंपनी जो है अमेरिकी कंपनी थी, अमेरिका संस्था चलाती थी। और इस कंपनी में रात को ये जो कंपनी है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसकी रिसाव की वजह से ऐसी घटना हुई थी 1984 में। आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक्चुअली अगर कोई पूछे भाई ये कंपनी करती क्या थी, तो ध्यान रखिएगा यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो है ये बनाती थी कीटनाशक, और उसी कीटनाशक में यूज होता था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ध्यान रखिएगा MIC मैं लिख देती हूं, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है ये इसका यूज हुआ था। और वॉरेन एंडरसन जो है, वॉरेन एंडरसन, ध्यान रखिएगा, वॉरेन एंडरसन ये इस कंपनी के मालिक थे जिनके अंडर में ये कंपनी चल रही थी। अमेरिकन कंपनी थी, वो तो भाग ही गया। और फिर वही है, यहाँ भारत छोड़ के भागा और देखा तो वो आगे चल के वो दुनिया से भी हमेशा के लिए विदा हो गया। ऐसे ये जो थे वॉरेन एंडरसन थे। तो इस कंपनी जो ये कंपनी है इसके द्वारा ये गैस लीकेज हुई MIC, और इस गैस की वजह से लाखों लोग जो है प्रभावित हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे। आपको पता होगा ये जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसकी विशेषता क्या है, ध्यान रखना। जब ये गैस रिलीज होती है तो एक तो सबसे पहले तो आंसू आते हैं, मतलब ये आंसू वाली गैस है, आंसू लाने वाली गैस है, इसके द्वारा आंसू आते हैं। दूसरी बात, श्वसन से संबंधित जो बीमारियां सबसे पहले हो जाती है, श्वसन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। यह गैस ज्वलनशील है, यह गैस ज्वलनशील है और साथ में विषैली है। ये सारे जो कारक है, आंसू, श्वसन की जो है समस्याओं से प्रभावित होना, ये सभी इस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार की भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की। आपको ध्यान होगा अभी वर्तमान में ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तमिलनाडु में भी इस प्रकार की एक गैस का लीकेज हुआ था, आपको ध्यान होगा। और उसी प्रकार की गैस जो थी, उस गैस का नाम क्या था, उस गैस का नाम था स्टाइरीन। अभी जो हुआ है विशाखापट्टनम में स्टाइरीन गैस की भी जो है अभी लीकेज हुआ था और इसकी वजह से भी काफी व्यक्ति जो है प्रभावित हुए थे। अभी ज्यादा समय पहले की अभी का ही हादसा है ये। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अभी जो हादसा हुआ था उस हादसे में और इस हादसे में अंतर क्या है, ध्यान रखना। अभी जो हादसा हुआ था स्टाइरीन गैस जो है वो 10 मिनट बाद, इसकी न्यूनतम जो सीमा थी वो थी 10 मिनट, मतलब ये 10 मिनट में जो है लोगों को प्रभावित कर रही थी, इसीलिए लोगों को संभलने का मौका मिल गया। जबकि जो MIC है इस गैस के संपर्क में आने से 10 सेकंड, 10 से 11 सेकंड ये एक टाइम था, इतने ही सेकंड में व्यक्ति जो है अपनी सुध बुध खो गया था। इसीलिए ये जो MIC जो है भोपाल गैस त्रासदी वो बहुत भयंकर थी, इसमें लोगों को संभलने का ही मौका नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 1984 को हुई थी, और उसमें कौन सी गैस का लीकेज हुआ था MIC, उसकी पावर क्या थी, वो 10 सेकेंड में ही लोगों को प्रभावित कर रही थी। जबकि अभी
जो विशाखापट्टनम वाली त्रासदी हुई थी वो 10 मिनट जो है 10 मिनट में उसने समय लगा था, तो लोगों को थोड़ा संभलने का मौका मिल गया था। ये जो कंपनी थी दक्षिणी कोरियाई कंपनी थी, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन तो थी अमेरिकन, और जो अपने अभी विशाखापट्टनम में जो त्रासदी हुई थी वो कंपनी कहाँ की थी? वो थी दक्षिणी कोरिया की कंपनी। तो ये हुआ भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानकारी। आगे पढ़ते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी गैसें हैं। अच्छा, एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम कर रही थी, देखिएगा इसके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की रक्त मात्रा में हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की क्षमता 250 से 300 गुना ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है अगर इसके संपर्क में व्यक्ति ज्यादा समय तक रहेगा तो बेहोशी के बाद में उसकी मृत्यु तक हो जाती है श्वसन अवरुद्ध की वजह से। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये गैस, यानी अगर आप बात करते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन घुलने की जो क्षमता है उससे 250 से 300 गुना ज्यादा घुल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सोच लीजिएगा ये कितनी हार्मफुल गैस है, और हमें इस प्रकार के प्रदूषण से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रहना है। आपने देखा होगा घरों में लोग जो है मर जाते हैं जब अंगीठी जला लेते हैं और रात को सो जाते हैं, और कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं होता है, तो घर में बैठे बैठे ही व्यक्तियों को मतलब कहते हैं वो इसको मीठी नींद कह देते हैं, यानी ये गैस जो है मीठी नींद दिला देती है हमेशा के लिए नींद। तो वही गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको आपको ध्यान रखना है 250 से 300 गुना ज्यादा जो है घुलने की पावर होती है। दूसरी बात, CO का सार्वजनिक उत्पादन परिवहन से ही होता है, यानी हमारे जो गाड़ियां वगैरह चलती है, यानी परिवहन के जो साधन है मोटर गाड़ियां हैं, तो उनका सबसे ज्यादा योगदान है 76% योगदान CO को जनरेट करने का परिवहन का है। इसलिए अपने परिवहन के प्रदूषक नियंत्रण केंद्र में जाकर समय समय पर जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि हम कम से कम हम अपने आप को तो वायुमंडलीय या पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते कारकों में स्वयं को जो है इंक्लूड ना करें। तो 76% तक जो है CO जो गैस है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये परिवहन के माध्यम से काम होती है। इसके अलावा सिगरेट का धुआं, लकड़ी का ईंधन, इन सब से भी जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। इसके अलावा सभी प्रदूषकों में 50% का भाग का प्रतिनिधित्व करती है अकेली CO। मतलब आप ये देखिए इसकी हानिकारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है, यानी ये जो है 70 से 80% तो हानि पहुंचाती है और गैसों के मुकाबले, जबकि इसका जो योगदान है इस स्तर पर सभी प्रदूषणों में तो वो है 50% तक जो है वायु प्रदूषण में, यानी आधा जो योगदान है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही है। सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन वहन क्षमता को रोक देती है, और इस प्रकार सांस रुकने से व्यक्ति मर जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार से हमारे शरीर में यानी हमारे श्वसन में अवरोध बनकर, यानी ये हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के द्वारा हीमोऑक्सीजन बन जाता है, हीमोऑक्सिन एक तत्व बनता है, लेकिन ये जो है आपकी गैस ये इसको जो है अंदर आने के लिए ब्लॉक कर देती है, और इसी वजह से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हीमोग्लोबिन में CO को वहन करने की मात्रा होती है 250 से 300%, कहीं अधिक होती है। इसके बाद में जो अगली गैस है वो देखिएगा आप, ये गैस है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे शरीर में जो है हानिकारक पदार्थ डालते हैं, ये रंगहीन गंधहीन गैस है। नाइट्रोजन पादपों के लिए आवश्यक है, यानी प्लांट के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा कि भूमि में राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और इस प्रकार का जो बैक्टीरिया है
ये ज़्यादातर गांठों वाले प्लांट में होता है, जैसे मटर का प्लांट हुआ या फिर कुछ दालें हैं, मूंग है। इस प्रकार की दालों को उगाने से वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक प्रकार से नाइट्रोजन पादपों के लिए आवश्यक है, लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके HNO3 का निर्माण कर देते हैं, जो कि हमारे लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। अब एक क्वेश्चन आया, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है? तो गौर से सुनिएगा। अगर सूरज के प्रकाश के द्वारा, सूरज का प्रकाश जब नाइट्रोजन गैस के साथ, सूरज का प्रकाश जब नाइट्रोजन गैस के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है? पैन का निर्माण होता है। पैन मतलब पैरा एसिटिक एसिटाइल नाइट्रेट, इस तत्व का निर्माण होता है। साथ में थोड़ी सी ओजोन गैस रिलीज होती है और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। तो ये सारे के सारे तत्व जो हैं हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसको ही हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, यानी जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो एक धुंध वायुमंडल में छा जाती है, तो उस धुंध का कारण है नाइट्रोजन गैस की अधिक मात्रा में उत्पत्ति की वजह से इन सभी तत्वों का निर्माण हो जाना। आगे चलते हैं। अब जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यानी इस नाइट्रोजन वाले जो पॉल्यूशन है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान 20% को लेते हुए चाइना पहले स्थान पर है, 11% के साथ भारत दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अमेरिका इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारे ओजोन, CFC कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे लिए यानी हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक गैस है। जब प्रारंभिक कक्षाएं हमने शुरू करी थी उससे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार बार बार रेफ्रिजरेटर खोलने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जनरेट होता है और ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाता है। अच्छा देखिएगा, इस गैस के वायुमंडल में पहुंचने से समताप मंडलीय ओजोन गैस, यानी जो ओजोन गैस है कहां पाई जाती है? समताप मंडल के निचले स्तर पर। समताप मंडलीय ओजोन गैस परत का क्षय लगातार हो रहा है। ध्यान रखना, वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से अभी हम घर से बाहर नहीं निकले, ज्यादा गाड़ियां नहीं चली, तो ये कहा गया है कि अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र जो बड़ा हो गया था वो धीरे धीरे भर गया है। ये वर्तमान में अभी कुछ समय पहले की न्यूज है, आप देखिएगा। तो एक इस गैस के द्वारा वायुमंडल में पहुंचने से समताप मंडलीय ओजोन गैस का जो क्षरण है लगातार हो रहा है। कभी टाइम मिला तो इस ओजोन का मैं अलग से ही वीडियो बना के आपको समझाऊंगी कि ओजोन जो परत है वो हमारे लिए काम में क्या करती है। सूरज की किरणों से बहुत सारी वेव्स निकलती है, यूवी वेव्स A, B और C, उन तीनों प्रकार की वेव्स को रोकने का काम करती है ओजोन गैस, ओजोन परत। अगर ये परत वायुमंडल में नहीं होगी तो हमारे बहुत सारे चर्म रोग, इवन कैंसर तक की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप ये देखिए, CFC इतना पावरफुल है, इतनी हानिकारक गैस है कि इसका एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने की ताकत रखता है। यानी आप देख लीजिएगा कि अगर CFC का एक अणु होगा तो ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करेगा। तो कितनी तीव्र गति से ये ओजोन गैस जो है यानी ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हानि पहुंचा रही है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन इसकी यूनिट है। ओजोन की मात्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुबह 8 बजे से बढ़ना प्रारंभ करती है और शाम को 6 बजे से घटना प्रारंभ कर देती है। यानी ओजोन की जो परत है ये सुबह तो अपने लेवल पे धीरे धीरे कम होना शुरू करती है, लेकिन जैसी शाम होती है ये ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो जाती, खत्म हो जाती। इसका कारण क्या है? कारण ये है, जब हम सुबह मॉर्निंग में सभी लोग अपने घर से निकल जाते हैं, दैनिक क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, तो उस समय मोटर व्हीकलों से निकलने वाला जो धुआं है वो धीरे धीरे शाम तक वायुमंडल यानी समताप मंडल के ऊपर यानी ओजोन परत तक पहुंच जाता है और शाम को 6 बजे के बाद धीरे धीरे ओजोन की परत है वो कम होना शुरू कर देती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, सुबह 8 बजे से तो ओजोन की परत बढ़ती है और शाम को 6 बजे के बाद घटना प्रारंभ कर देती है। इसके अलावा
भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई जो है सबसे ज्यादा है। वहां पर इतना क्षय नहीं हुआ है, प्राकृतिक वातावरण है, इतनी ऊंचाई पर है तो इतना जो है व्हीकल इस प्रकार के चलते ही नहीं है ताकि धुआं जनरेट हो सके। तो भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई ज्यादा है, जबकि त्रिवेंद्रम में ओजोन परत की मोटाई क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दक्षिण में स्थित है, और यहाँ पर ओजोन परत की जो मोटाई है वो क्या है, कम है। इसके अलावा एक बात आती है, ओजोन परत की मोटाई सितंबर अक्टूबर में माह के बीच ये जो है ज्यादा और कमी होती है। क्यों होती है ये हम अगले वीडियो में, यानी जब ओजोन परत का विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सितंबर अक्टूबर में ये क्वेश्चन, या आप मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सितंबर अक्टूबर में ओजोन परत की मोटाई कम ज्यादा, इसकी कमी और ज्यादा किस वजह से होती है, आप कमेंट करके बताइएगा, इंतजार रहेगा। चलते हैं आगे। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सल्फर के ऑक्साइड। आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी गैसें पढ़ी है, भोपाल गैस त्रासदी पढ़ी है आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा। अब उसी श्रृंखला में है सल्फर की ऑक्साइड, यानी सल्फर के जो ऑक्साइड है, सल्फर जब वायुमंडल में ऑक्सीजन से जो है जो मिलन करती है या ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो किस प्रकार से सल्फर के ऑक्साइड हमारे वायुमंडल में परेशानी या फिर हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा ताजमहल का रंग धीरे धीरे क्या हो रहा है, काला होता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। किस वजह से? संगमरमर तो बहुत अच्छा है, इसकी कमी नहीं है, कमी ये है कि वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि ताजमहल का रंग पीला पड़ने का कारण किस प्रकार के प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया गया है, या कौन सा प्रदूषण ताजमहल के लिए जिम्मेदार है जो कि इसको पीला पड़ने के लिए कारगर सिद्ध है? तो वो है सल्फर। ध्यान रखना, याद कैसे करोगे? सफेद रंग का क्या था, ताजमहल, और सै से ही हमारा हो जाएगा, जिस प्रकार सफेद रंग का होता है ताजमहल, और सफेद से ही हमारा हो जाएगा, सै से ही बन जाएगा सल्फर। तो सल्फर की वजह से जो है ताजमहल निरंतर पीला होता जा रहा है। इस पीले होने के लिए सल्फर के उत्सर्जन में कौन सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है? तो ध्यान रखिएगा, मथुरा तेल शोधन कारखाना। मथुरा तेल शोधन कारखाना, वहां से निकलने वाला रेगुलर जो है धुआं, वो धुआं जो है इस प्रदूषण को, यानी इसको ताजमहल को निरंतर जो है पीला करते जा रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारक है। इसके अलावा SO2 से आंखों में जलन, दमा, सिरदर्द जैसी बीमारी हो जाती है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रैकिंग गैस होती क्या है, या इसे क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं? तो अगर एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस को क्रैकिंग गैस कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सल्फर को क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर इस गैस के द्वारा निरंतर किसी पत्थर पर अटैक किया जाए तो वो पत्थर धीरे धीरे टूट जाता है और खत्म हो जाता है। तो इतनी पावरफुल गैस है, यानी पत्थर को भी तोड़ देती है। तो सोचिए हमारे विरासत की सूची में हमारे ताजमहल का क्या हाल होगा। तो हमें इन सभी चीज़ों पर बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, लेकिन मानव के जरिए, एक मानवता के जरिए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने स्तर पर, हमारा जो भी स्तर है उस स्तर पर हम इस प्रकार के प्रदूषणों को कम करने के बारे में सोचें और आगे आएं। तो ध्यान रखिएगा, सै से सल्फर, सै से सफेद, यानी सफेद ताजमहल का रंग सल्फर की वजह से ही क्या हो रहा है, पीला हो रहा है। मथुरा का तेल शोधन कारखाना इसका महत्वपूर्ण कारक है, और साथ में इसे क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर पर लगातार अटैक करने पर पत्थर टूट जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गैस को क्रैकिंग गैस कहते हैं, तो आपका आंसर है सल्फर। आगे चलते हैं। इसके अलावा यह वायुमंडल से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिसके द्वारा अम्ल वर्षा होती है। जिसके द्वारा क्या होती है? अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का योगदान है। वो कैसे होता है कि वायुमंडल में नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए जो है अम्लीयता का मान बढ़ जाता है, यानी 4.5 से कम जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी? अम्लीय वर्षा। तो इस वर्षा की वजह से हमारी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती है, और इस प्रकार हमने ये विभिन्न प्रकार के तत्व पढ़े, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक के कारक पढ़े। आगे चल हम पढ़ने जा रहे हैं
कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, कि वायु प्रदूषण को किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत सारे कारक हैं जिन्हें हम जानते हैं, इनमें से महत्वपूर्ण जो कारक है उन्हें हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कांग्रेस घास, जिसे गाजर घास या पार्थेनियम भी कहते हैं, इसका उन्मूलन करना चाहिए। कांग्रेस घास है क्या? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस प्रकार की घास है, अमेरिकी वनस्पति है, ये अमेरिका की झाड़ी है। और ये जो झाड़ी है, इस झाड़ी के द्वारा क्या होता है, इसकी स्मेल से ही आसपास की वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की घास को जड़ से उन्मूलन कर देना है। इसका नाम गाजर घास इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके पत्ते आप देखिएगा गाजर की जैसे दिखाई देते हैं। जैसे गाजर कैरेट होती है ना, तो गाजर की जैसे इसके पत्ते दिखाई देते हैं और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, गाजर घास। साथ में अगर बात करते हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2015 में केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन नंबर भी जारी किए थे। अच्छा, ऑड इवन नंबर क्या थे? इन्होंने कहा था कि जो है यातायात में, यानी सड़क परिवहन के मार्ग में यातायात की कमी हो, प्रदूषण कम हो, तो हमें सबसे पहले उपाय क्या करना है कि जो है लोगों की भीड़, यानी जो अपने ये परिवहन है उनको कम करना होगा। वो कम होगा तो ऑटोमेटिक ही प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सन 2015 में ऑड इवन नंबर जारी किए। इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि जो भी मंथ की जितनी भी डेट है, जैसे आप समझिएगा कि मंथ की, यानी किसी महीने की अगर कोई डेट विषम संख्या में आती है, अगर कोई डेट विषम संख्या में आती है तो उस दिन विषम संख्या वाले ही वाहन चलेंगे, विषम संख्या वाले ही वाहन चलेंगे। और किसी मंथ की अगर कोई डेट इवन यानी सम संख्या में आती है तो उस दिन सम संख्या वाले वाहन चलेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिएगा आज 3 डेट है, आज 3 तारीख है ना, तो 3 तारीख है तो 3 मई है, जैसे आज 3 मई है तो 3 मई को ऐसे वाहन चलेंगे जिनके गाड़ी या जिनकी गाड़ी का नंबर एंड में 3 है। जैसे किसी गाड़ी का नंबर है 1246 है ना, तो ये एंड में 6 आ रहा है तो ये नहीं चलेगा, लेकिन 1243 आ रहा है तो जिसके एंड में विषम संख्या आ रही है, यानी हम कह सकते हैं विषम तारीख वाले, जो विषम तारीख है तो वो तारीख क्या करेगी, वो इस बात का डिनोट करेगी, इस बात को देखेगी कि उसी प्रकार के वाहन चले जिसके एंड का जो नंबर है, एंड का जो फिगर है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए विषम। या अगर सम जो डेट है तो उस गाड़ी के जो एंड का जो नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, सम संख्या में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार गाड़ियों की, यानी जो मार्ग है, मार्ग में गाड़ियों की संख्या कम होगी और इस संख्या की कमी की वजह से क्या होगा, वायु प्रदूषण भी क्या होगा, कम होगा। तो ये इन्होंने कहा था वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2015 में केजरीवाल सरकार द्वारा ऑड इवन नंबर जारी किया गया। पहला प्रयास क्या था, कांग्रेस घास या गाजर घास को जड़ से मिटाना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कांग्रेस घास जो है वो जयपुर में पाई जाती है, सबसे ज्यादा। तो अब इस प्रकार की जो घासें हैं इसका उन्मूलन किया जा रहा है, पर ये अपने आप ही उग जाती है झाड़ी के रूप में, पता नहीं पड़ता है कहाँ उगी हुई है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों में सल्फर कम वाली गाड़ियां चलाना। ध्यान रखना, अगर किसी भी डीजल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो डीजल जो है किसके लिए, वो डीजल जो है वाहनों के लिए सही नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, डीजल हमें ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो, और उसमें आपको पता होगा यूरो 4 वाला, यूरो 4 मानक का डीजल जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.001 के जो है आसपास होती है। तो ऐसी गाड़ियां जिसमें सल्फर की मात्रा कम हो, इस प्रकार की गाड़ियां चले, वो भी वायु प्रदूषण का जो है, वायु प्रदूषण को रोकने में मददगार हो सकती है। फैक्ट्रियों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगाया जाए। ये क्या टर्म होता है, बैग फिल्टर? ध्यान रखिएगा, बैग फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के धुएं, विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन के कणों को अलग अलग, उनके कणों के हिसाब से अलग अलग भाग में डिवाइड करना और फिर उनको डिफ्यूज करना, उनको उदासीकरण करना। जैसे इस प्रकार की चिमनी होती है और जो भी पॉल्यूशन होता है वो इस
ये जो एक सिरिंज होती है और इस सिरिंज के द्वारा अलग अलग जो एरोसोल हैं, जैसे जो एरोसोल के कण यहाँ आ जाएंगे या कोई धूम कालिक होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, तो अलग अलग प्रकार के कण जिनके आकार कम ज़्यादा होते हैं उनको अलग अलग रूप से लेकर आना और उनका उसी प्रकार से उन्मूलन करना, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, बैग फिल्टर। साथ में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2005 से पहले वाणिज्यिक वाहनों को एनसीआर में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दिया, या जिनका इंजन 2000 सीसी यानी जितना ज्यादा इंजन होता है उसमें उतना ही धुएं की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस प्रकार के इंजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रकार के प्रयास किए गए जो वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर सिद्ध हुए हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एयर पॉल्यूशन प्रिजर्वेशन एक्ट एंड कंट्रोल बिल 1981 का प्रावधान रखा गया, यानी एक पूछा गया कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा बिल लाया गया, तो 1981 का बिल लाया गया। इसके द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण में अपना योगदान देता है तो उसके ऊपर कुछ दंड या फिर जुर्माना उससे लिया जाएगा। साथ में 1988 में संशोधित कर दिया गया, यानी 1981 में इस बिल को लाया गया, 1988 में संशोधित करके ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया गया। इससे पहले प्रदूषण सारे ही थे लेकिन ध्वनि प्रदूषण इसकी 1981 की सूची में नहीं था। अब 1981 की सूची में किसको लाया गया, 1988 के संशोधन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को भी इसकी सूची में लेकर आया गया। 2001 से यह प्रावधान भी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करता है तो उसके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया जाएगा, जुर्माना या उसको दंड का जो है प्रावधान दिया जाएगा। तो ध्यान रखना 2001 में धूम्रपान करने पर भी रोक लगाई गई। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रयास जिसके द्वारा हम क्या कर सकते थे, वायु प्रदूषण को हम रोक सकते थे। अब एक दो क्वेश्चन है जो वायु प्रदूषण के संबंधित आते हैं, उनको पढ़ने के बाद में फिर हम एक वीडियो में वायु प्रदूषण से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन का जो टेस्ट बनाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन के बाद में आप अपना मूल्यांकन करना कि हमने जो पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं आप सही कर पाते हो। तो देखते हैं इसका अगला सेशन। एक वर्ड आया कि ये कुछ मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इनको आप देखिएगा, मतलब इनको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिएगा, पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ध्यान रखना इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और वो है पॉल्यूशयोनम, पॉल्यूशयोनम। तो इस लैंग्वेज से क्या बना है, पॉल्यूशन वर्ड बना है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषक का सोर्स है, आप जानते हो लाइकेन एक वनस्पति है जो बर्फीले इलाकों में यानी जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ही कम होता है वहां पर लाइकेन जो है उगता है, यानी ऐसे स्थान जहां पर वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन यानी एक काई है, ये काई वहां नहीं उगती है। तो ये वायु प्रदूषण का एक चेतावनी सोर्स है, यानी शहरों में तो लाइकेन पाया ही नहीं जाता है, ये लाइकेन वहां होता है जहां वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लाइकेन होते हैं, नीले लाइकेन होते हैं, लाल लाइकेन होता है, वो हम पढ़ेंगे कभी। अभी ध्यान रखना लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का सोर्स है, तो आपको ध्यान रखना है वायु प्रदूषण, यानी जहां पर वायु प्रदूषण नहीं होता है वहीं पर ही लाइकेन होता है, या जहां पर वायु प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं उगता है। आगे चलते हैं, इटाई रोग किस धातु से होता है, तो बहुत सारे जो रोग हैं वो कुछ धातु से होते हैं, जैसे इटाई होता है कैडमियम से। मैं आपको थोड़ा बता देती हूं, जैसे आपका एक रोग आया इटाई रोग, देखिएगा कुछ धातु है इटाई रोग, कुछ धातु से होने वाले रोग, तो आपको बताना है किससे होता है इटाई रोग। एक रोग आता है मिनी माटा रोग, एक है ब्लू बेबी रोग। देखिएगा इटाई रोग तो आपको कैसे याद करना है, एक छोटे बच्चे ने टाई पहन रखी है और टाई पहनने वाला बच्चा स्कूल जा रहा है और कह रहा है मम्मी मुझे तो कैडबरी चॉकलेट चाहिए, तो टाई पहनने वाले बच्चे को क्या खानी है, कैडबरी चॉकलेट। तो कैडबरी से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो कैडबरी से हो जाएगा कैडमियम, यानी इटाई रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कैडमियम धातु की अधिक मात्रा में यूज आने की वजह से। मिनी माटा, तो मिनी माटा से आपको याद करना है मिनी
मिनी मात्रा ऐसा साउंड आ रहा है, तो थोड़ी सी मात्रा बहुत है इंसान को मारने के लिए, एक पॉइजन है। तो कौन सा पॉइजन है? ये है पारा। तो ध्यान रखना मिनी माटा रोग किस वजह से होता है? पारा मरकरी। अच्छा, इसका नाम मिनी माटा क्यों रखा गया? ध्यान रखिएगा, ये एक जापान में एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनीमाटा। यहाँ पर सबसे पहले मछलियों को ये रोग हुआ था और उन मछलियों का सेवन जब लोगों ने किया तो उनको भी ये रोग हो गया, तब से ही इस रोग की पहचान की गई थी। तो ध्यान रखना, एक मिनी मात्रा किस चीज़ के लिए आवश्यक है या किसके लिए आवश्यक है, या इंसान को खत्म करने के लिए, इंसान को मारने के लिए। पारा जहरीला होता है, तो ध्यान रखना मिनीमाटा रोग होता है पारे की वजह से। ब्लू बेबी, तो देखो बहुत सारे जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, तो एक तो ये बिल्कुल अच्छा सा क्यूट सा बच्चा है, और एक जो है ना, एक ही काला बच्चा है या ब्लू बच्चा है। तो पूछा कि ये ब्लू बेबी आपको अच्छा लगा या फिर आपको ये ब्लू बेबी अच्छा है या ये फिर व्हाइट बेबी अच्छा है? तो सब कह रहे हैं कि जो है ये ब्लू बेबी नहीं चाहिए, ब्लू बेबी नहीं चाहिए। तो नाई का मतलब हो जाएगा नाइट्रेट, ब्लू बेबी नहीं चाहिए तो नाई का मतलब हो जाएगा नाइट्रेट। ये तो सफेद बच्चा है, ये तो सफेद बच्चा है, और ये नीला बच्चा है। तो ब्लू बेबी, हमको ये ब्लू बेबी नहीं चाहिए, तो नाई से हमारा हो जाएगा नाइट्रेट। तो ये कुछ रोग थे इटाई कैडमियम की वजह से। मिनी मात्रा किसके लिए आवश्यक है? पारा, और ब्लू बेबी हमारा हो जाएगा नाइट्रेट। इसी में हम क्वेश्चन कुछ पढ़ रहे थे और उन्हीं क्वेश्चन में आप देखिएगा, विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपको बता देना है टोक्यो। विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर टोक्यो है, जापान में स्थित है टोक्यो। तो ध्यान रखिएगा, टोक्यो जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश, तो देश है यूएसए, न्यूयॉर्क। फिर है बेंजीन के कारण रक्त कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। बेंजीन एक धातु है और इसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रक्त कैंसर। हरित डीजल जो मैंने आपको बताया था, इसको यूरो 4 का मानकता प्राप्त है। तो यूरो 4 मानक का डीजल है और ये सबसे ज़्यादा, इसको हम हरित डीजल भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा सेफ है। इसमें जो है सल्फर की मात्रा बहुत ही कम यानी ना के बराबर पाई जाती है। एक वर्ड आया स्टोन लेप्रोसी, क्या होता है? आपको पता होना चाहिए, जब एसिड रेन होती है तो उस रेन की वजह से जो स्टोन होते हैं, जो भवन होती है या जो मूर्तियां होती है, जो पत्थर के बने होते हैं, वो गलने लग जाते हैं, और उसी गलने का परिणाम हम कह देते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्टोन लेप्रोसी। सफर ऐप का संबंध किससे है? तो ये भारत में वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली एक ऐप है जो वायु गुणवत्ता यानी वायु की क्वालिटी को जांच करती है। सफर आपको ऐसे याद करना है कि जैसे हम सफर में जा रहे हैं तो सफर में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो ये एक ऐसी ऐप है जो वायु प्रदूषण की जांच करती है। साथ में सफेदा को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। सफेदा एक पेड़ है और इस पेड़ के द्वारा क्या होता है, जहां पर भी ये पेड़ उगाया जाता है या उगता है उसके बाद में उसके आसपास की भूमि बंजर हो जाती है। तो बहुत हद तक ये प्रयास किया जा रहा है कि सफेदा का उन्मूलन किया जाए, इसके स्थान पर अन्य महत्वपूर्ण प्लांट लगाए जाएं। तो ध्यान रखिएगा, सफेदा जो है इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने वायु प्रदूषण के कुछ टर्म्स पढ़े। अगले ही वीडियो में एक सेशन होगा जिसमें आपको वायु प्रदूषण के कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के जरिए आप मूल्यांकन कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगी जल प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।